आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज मेरे साथ शफी मदनी साहब हैं, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी, जिन्होंने आसाम में जो 28 मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया उस पर अपनी खुल करके बात रखी। आइए जानते हैं शफी मदनी साहब से क्या है उनका नज़रिया और किस तरह से इन लोगों को बचाया जा सकता है इस बड़ी परेशानी से। कि आसाम में इस तरह की समस्याएं बहुत पैदा हो रही हैं और अब जबकि आसाम के अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके आने के बाद वहां पर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि वहां पर आम मुसलमानों के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और इसमें खास तौर से ये एक थ्रेट, ये डर, ये खौफ जो पैदा किया जा रहा है विदेशी होने का, इसने वहाँ बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय है। और हम देखते हैं कि विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय वहाँ का है, जिनको मियाँ बंगाली मुसलमानों के नाम से पुकारा जाता है, उन पर यानी इस तरह से असंगत रूप से आरोप लगाकर और गलत तरीके से उनको ट्रांजिट कैंपस में भेजा जा रहा है। और उनका इतने गरीब हैं, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उनके रिसोर्सेज नहीं हैं, यहाँ तक कि वो कोर्ट तक भी मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात में उनके साथ गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, सरकार को जो करना चाहिए कि उनको यानी पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ उनके साथ एक वलन होना चाहिए, उनको यानी न्याय मिलना चाहिए। इसके विरुद्ध में ये हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जमात इस्लामी हिंद ये उनकी तत्काल रिहाई की मांग करती है और ये भी मांग करती है कि जिस तरह से ये ट्रिब्यूनल काम कर रही है वो ट्रिब्यूनल को यानी अनबायस काम करना चाहिए और इसको यानी न्यायपूर्ण तरीके से इसको अपना काम अंजाम देना चाहिए। और ये जो 28 लोगों को अभी जो उन्होंने अरेस्ट करके उनको जिनके नाम भी आ गए हैं और जिनके करीबी रिश्तेदार सब एनआरसी में इंडियन ही शुमार हो रहे हैं। कहीं बाप इंडियन है तो बेटा घोषित कर दिया गया कि विदेशी है, कहीं माँ विदेशी घोषित कर दी गई और बच्चा बेटी इंडियन घोषित की जा रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि उनको तत्काल उनकी रिहाई होनी चाहिए और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो प्रोसेस अनबायस्ड होना चाहिए। थैंक यू। मछली मत खरीदो। हेमंत बिस्वा जो है, जो मुख्यमंत्री आसाम का, वो कहता है कि मुसलमानों से मछली मत खरीदो, जहरीली मछली बेचते हैं। तो क्या लगता है इस तरह प्रोपेगेंडा मुसलमानों को खत्म करने के लिए, तो उनके माशी बाइकाट के लिए? और दूसरी तरफ जो वहाँ के विधानसभा में 2 घंटे के लिए नमाज का टाइम दिया जाता था, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो इस पे आपकी क्या राय है? राय तो आप दे रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, एक मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य की जनता का जिम्मेदार होता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री है, उसको संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। और अब सारे नागरिकों के हितों की रक्षा करना, सारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके खिलाफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का रवैया कैसा है। तो ये जो देश में घोड़ चली है कि जो जितना ज्यादा नफरती बयान देगा, जो जितना ज्यादा अपने आप को मुसलमानों के खिलाफ नफरत में आगे बढ़ेगा, उसको राजनीतिक तरक्की उतनी तेजी से मिलती जाएगी। ये एक धारणा बन गई है और बना दी गई है और वास्तव में ऐसा हुआ भी है कि जो लोग जितना नफरत के बयान देते हैं, आज मिनिस्ट्री में बैठे हैं बहुत से लोग, आज कहाँ बैठे हैं, कोई गोली मारने का बयान देता है, ऐलान करता है, वो हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर बन के बैठते हैं। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि देश में जो एक रुझान चल पड़ा है, नफरत के रास्ते पर चलकर आप सियासत में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है और हम समझते हैं कि उस पार्टी का भी नुकसान होगा जो पार्टी आज ये समझ रही है कि नफरत फैलाकर, समाज को बांटकर हम कुछ
सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये जहर जब आगे तक फैलेगा तो ये समाज को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है और एक समुदाय को तो टारगेट कर ही रहा है, लेकिन आगे चलकर ये उनकी पार्टी और उनका जो ग्रुप है उसको भी ये नुकसान पहुंचाएगा। ये बात हम अभी से उनको कहना चाहते हैं। जो लोग सत्ता में रहकर नफरत की दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जमात उन्हें कोर्ट में घसीटे। देखिए कोर्ट जी देखिए कोर्ट में लोग जा भी रहे हैं, लोगों की कोशिशें भी हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है ये कि सिर्फ जमात न करे बल्कि हर समझदार नागरिक, और बल्कि सिर्फ मुसलमान क्यों करे बल्कि आम भारतीय नागरिक जो समझता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ वैसे तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आप देखिए इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग ऐसे बयान देते हैं और कोर्ट उस पर चुप है, तो ये कोर्ट को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, और आपकी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उसमें अपना रोल अदा करें। शफी मदनी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि डिटेंशन सेंटर पोलैंड और जर्मनी में अभी तक इबरत बने हुए हैं, तो जो भारत में डिटेंशन सेंटर की बात हुई है, 28 लोगों को भेजा गया है, उसके बारे में आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, क्या उनको कोई खत लिखा है? इस पर बहुत पहले से काम हो रहा है। यानी ये डिटेंशन सेंटर जैसे अभी 28 लोगों का जो मामला आया है, इससे पहले भी डिटेंशन सेंटर तो बहुत पहले से लगे हुए हैं, और लोग भी वहां पर डिटेंशन सेंटर में यानी उनको रखा गया है। तो इस पर काम पहले भी हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी मालूम है, और ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो जमात भी इस पर काम कर रही है, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, और इसके खिलाफ मुसलसल ये कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जो कुछ भी हो रहा है, इंजीनियर साहब ने भी कहा कि दूसरे जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें जो हो रहा है वो हमारे सामने है। इसी तरह से आसाम का जो मामला है वो दिन जैसे गुजरते जा रहे हैं ऐसे और ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ये कहा गया कि यानी आसाम का मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ यानी व्यवहार, आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो देश के जो लोकतांत्रिक देश है, बिन सांप्रदायिक देश है, वहां का कोई मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अगर ये बात करता है तो इससे ज्यादा चिंताजनक क्या बात हो सकती है। वो आगे बढ़कर उन लोगों को करना चाहिए कि जो कुछ भी यानी हमारी बिन सांप्रदायिकता देश की है या लोकतांत्रिक देश का है, इसको पहले खत्म करे, इसके बाद उनको जो करना है वो करे। लेकिन वहां बैठकर ये कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि न कोर्टें संज्ञान ले रही हैं, ना गवर्नमेंट यानी ऊपर की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो ये एक यानी बिल्कुल वेल प्लान्ड सारी चीजें हो रही हैं। इसका एक हिस्सा आसाम है, और आसाम में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये डिटेंशन आसाम में जो आज 28 का हुआ है वो तो ऐसे नामों के साथ डिक्लेयर हो गया, नहीं तो वहाँ ये नई बात नहीं है, वो मुसलसल हो ही रहा है वहां पर, और इसके खिलाफ जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो कार्रवाइयां भी हो रही हैं। शफी मदनी साहब, आप अभी आसाम होकर के आए हैं, तो वहाँ जिन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है, जैसा भी आपने बताया कि 28 लोग हैं जिनमें ख़वातीन और मर्द दोनों हैं, तो ये बताइए कि इसमें ह्यूमन राइट का क्या वायलेशन हुआ है और ये समस्या का हल क्या है? ह्यूमन राइट्स का क्या है, यानी फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेशन हो गया। हकीकत यह है कि ये जो लोगों को डिटेन करके डाल दिया गया है वो बारपेटा इलाके के ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, इलिटरेट हैं, समाजी तौर पर भी बहुत पिछड़े हुए हैं, और पूरी तरह से इस पूरे इश्यू से भी वाकिफ नहीं है। उनके अपने घर वाले, नज़दीक के करीबी रिश्तेदार जो हैं
उनके मामले में भी ऐसा है कि वो सब इंडियन शुमार हो रहे हैं और उनको ये अचानक उन पर यानी ये मुसीबत आ गई। वहाँ पर यानी ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो पहले से बना हुआ है और फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने काम किया है। हमको मालूम है कि आखिरी रिपोर्ट जो इसका आया है वो तकरीबन 20 लाख लोगों को उन्होंने यानी जो विदेशी करार दिया था, इसमें भी केसेस चल रहे हैं। वो करार दिया था इसका मतलब कि वो विदेशी नहीं हो गए, लेकिन इसमें से भी 14-15 लाख जो हैं वो तो यानी हिंदूज हैं। उनको ऐसा था कि मुसलमान बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वो मुसलमान बहुत कम निकले हैं, 4-5 लाख मुसलमान उनको निकले हैं ऐसे। लेकिन इसके खिलाफ भी ऐसा है कि अगर ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोई यानी अवार्ड देती है तो वो आखिरी नहीं है। इसके बाद वो कोर्टों में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपना केस पूरा लड़ सकते हैं। इनके साथ ये नहीं हुआ, उनको ये मौका ही नहीं दिया गया और उनके पास बेचारों के पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो अपना ये सब कर सकें और उनको उठाकर डिटेन कर दिया गया, डाल दिया गया। ये जो तरीका अख्तियार किया गया, ये जो प्रक्रिया पूरी जो है वो अन्यायपूर्ण है। हमारा जो कहना भी यह है और हम जो कर रहे हैं उनके लिए जो कार्रवाई, उनकी लीगल कार्रवाई जो, इसकी वजह भी है कि उनके साथ जो हुआ है वो मामला ठीक नहीं हुआ है। उनके साथ अन्यायपूर्ण तरीके से पूरा मामला किया गया। तो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रहा है, आप उसमें क्या कर रहे हैं? क्या आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल को खत लिखा? क्या आपने ह्यूमन राइट कमीशन को खत अभी लिखा? तक हमने इस पर कुछ काम नहीं किया है, यानी काम पहले दूसरे करते आए हैं। आसाम के इस पर हमने पहले भी ये सब किया है, लेकिन ये 28 लोगों का जो डिटेशन हुआ है वो अभी का वाक़या है। अब इस पर ये सारी चीज़ें भी, ये प्रक्रिया जो ज़रूरी है वो प्रक्रिया भी हम करेंगे। लेकिन हम वहाँ के हमारे दूसरे जो हमारे जो कानूनदा हैं, लॉयर्स हैं और हमारी जो टीम है, इसके साथ हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे यहाँ के जो लीगल हमारी टीम है इस पर काम करके इसको करेगी। ये सब चीज़ें भी हम कोशिश करेंगे कि हाईलाइट हो और पहुँचे उन लोगों तक जो इस तरह के इशू पर काम करते हैं। मदनी साहब, जो हुकूमत का जो रवैया है उससे ऐसा लगता है कि ये बंद नहीं होने वाला। 28 लोग ऐसा नहीं कि उसके बाद भी जो जैसा कि आप कह भी रहे थे और वहाँ के वज़ीर आला का जो बयान आया, तो इसका वे आउट किया होगा। आइंदा इसको कैसे रोका जा सकता है? ये तो एक मुसीबत है, एक आफत है, कैसे रोका जा सकता है? रोकने का जो तरीका है वो तो वही है कि लीगल ही पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम दूसरा कोई तरीका अख्तियार नहीं कर सकते हैं। इलीगल कोई काम तो हम भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लीगल तरीका होगा वही हमको अख्तियार करना है। हम ये चाहते हैं कि लीगल प्रोसेस के सारे रास्ते खुले रहने चाहिए। वो यानी किसी को हक नहीं है, सरकार को भी हक नहीं है कि अगर मैं हूँ, मुझे आरोपी आप ठहरा देते हैं तो फिर वो लीगल लड़ाई तो मुझे लड़ने का हक होगा ना। यहाँ तक कि गवर्नमेंट दावा ये करती है कि अगर किसी के पास कानूनी प्रक्रिया का करने के लिए उसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है तो गवर्नमेंट इसको रिसोर्सेज देगी। तो रास्ता तो इस तरह का खुला होना चाहिए कि भाई आपने ठीक है इसको ये क्या, तो इसके पास मौका होना चाहिए अपने आप को साबित करने का। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया को आप रोक देंगे, इसके लिए सारे मौके ख़त्म कर देंगे, ये नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं कि प्रक्रिया रहनी चाहिए बाकी, और इसी प्रक्रिया से उनको उनके लिए लड़ाई लड़ी जाए और कानूनी प्रक्रिया कम से कम पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि प्रक्रिया आप कह रहे हैं, दूसरा क्या हम कहते हैं कि हमारा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि उठा के हम उनको भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे उनको। लेकिन ये इश्यू जो है वो पॉलिटिकल इश्यू को वो जिंदा रखना चाहते हैं और इसके ज़रिए अपनी यानी वहाँ ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं कि जिसकी वजह से उनकी गादी बची रहे। एक सवाल ये है कि जो अदालतें हैं उनमें बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं। अगर एक और मुकदमा हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? अदालतें फैसला कर नहीं रही। अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं? अब वो तो अदालतों पर कितना भरोसा है? मैं ये भाई अदालतें जो कर रही हैं वो तो एक इस इश्यू का थोड़ा मसला है। तो अदालतों के सिलसिले में अब हमारे पास सही बात, सच्ची बात यह है कि अदालतों के अलावा कोई और वेज बाकी नहीं बचे हैं। अब जो बचा है इसके कोशिश करेंगे कि वहीं पर हमको कोई यानी वो मिले न्याय, और कहीं ना कुछ मिलता भी है। लेकिन पूरा यानी सिस्टम जो है वो सिस्टम हमारे सामने है। आपके ख्याल से बेसिकली ये मसला सियासी है? हाँ, सियासी है।